हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म में डायग्नोज को लेकर। क्यों करवाना चाहिए, डायग्नोज का क्या मीनिंग है और इसके क्या एडवांटेजेस रहते हैं, आज इसी विषय पे बात करने वाली हूँ। अक्सर मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं उनका ये सबसे पहला कंसर्न ये रहता है कि बच्चे को उनके बच्चे को कौन सा ऑटिज्म है, इज ही फॉल्स इन माइल्ड कैटेगरी, इज ही मॉडरेट और इज ही सीवियर, मींस कि उसको जो है माइल्ड टू सीवियर इनमें से कौन सी कैटेगरी में उनका बच्चा एक्चुअली फॉल करता है। इस मन में एक ये कंसेप्शन सा बना रहता है, एक जिसे कहते हैं कि एक धारणा बनी रहती है कि अगर बच्चे को माइल्ड है तो उनके बच्चे के ठीक होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और अगर वो सीवियर है तो वो कभी ठीक नहीं हो पाता। तो एक कैटेगरी को लेकर साथ में चलना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि एक कैटेगरी को लेकर चलना सारी उम्र जो है दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, क्योंकि बच्चे जो है ओवर टाइम उनमें इम्प्रूवमेंट आती है। अगर बच्चों के बिहेवियर चेंज होते हैं, कहीं भी बच्चे को रखना गलत होगा, लेकिन सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि यह जानना भी जरूरी है कि उसके कोई इंटरवेंशन प्लान किया जाए। उससे पहले जरूरी है कि हमारा बच्चा एक्चुअली उससे जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम उसका आगे बिहेवियर जो उसका इंटरवेंशन प्लान है वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने बच्चे की एक्चुअल कंडीशन के बारे में जानते हैं। तो इसलिए डायग्नोज बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में कि हमारे बच्चे को आखिर जो है किन किन सर्विसेज की जरूरत है, कौन सी थेरेपीज उसके लिए अभी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इसमें आता है कि वो आता है कि माइल्ड केस, माइल्ड जो है उसे हम लेवल 1 मानते हैं कि लेवल 1 जो है वो माइल्ड केस है। माइल्ड केस में बच्चे जो हैं इतनी जल्दी वो डिटेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनके बाकी बिहेवियर्स नॉर्मल बच्चों की तरह होते हैं, वर्बल होते हैं, तो इस वजह से उनके बारे में इतना पता नहीं चल पाता है। स्कूल में भी वो कोप कर जाते हैं, इतनी डिफिकल्टी नहीं रहती, लेकिन धीरे धीरे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जब बच्चा समझ में नहीं आता उसको कि किस तरह से पढ़ना है। उसको नॉर्मल जो है मेन जो एजुकेशनल सिस्टम है उस नहीं सीख पा रहा, वो कुछ भी लर्न नहीं कर पा रहा है, इस वजह से जो है वो काफी डिप्रेस है। सेकेंड चीज रहती है उसको फ्रेंड्स बनाने में डिफिकल्टी आ रही है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता उनके साथ में, अलग अलग से रहता है और टीचर से भी ज्यादा बात नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स को बता नहीं पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो तब जो है पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा एक इशू हो जाता है कि आखिर क्या बात है, और मोस्टली पेरेंट्स को तब पता चलता है कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है, क्योंकि बच्चों की से इसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम स्टार्टिंग में चाहे बच्चा हमारा भी हम उनके बिहेवियर्स को नोटिस करें कि कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर आपका बच्चा वर्बल है एंड ही हैज माइल्ड ऑटिज्म तो उसको टू वे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि वो कैरी नहीं कर पाते हैं कन्वर्सेशन को। जिस तरह से हम आपस में टू वे कम्युनिकेशन करते हैं कि मैं बात कर रही हूँ और वो आप सुन रहे हैं, या आप बात कर रहे हैं और मैं सुन रही हूँ, ऐसा कोई कम्युनिकेशन वो नहीं कर पाते हैं, उसमें उनको डिफिकल्टी रहती है। तो इस वजह से जो है एक ही के लिए जो सक्सेस उनको नहीं मिल पाता है स्कूल, नॉर्मल स्कूल में। दूसरी चीज रहती है इन बच्चों को सोशली जो है इंटरेक्शन करने में काफी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि सोशल नॉर्म्स में डिफिकल्टी है, इस वजह से सोशल इम्पेयर होना जो है ऑटिज्म का हॉलमार्क है। ऑटिज्म की एक चीज और बताना चाहूंगी कि ऑटिज्म की एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज रखी गई हैं, ये जानने के लिए टू मेक दैट इजी पता चल पाए कि उन्हें एक्चुअली आखिर फर्दर प्लान करना क्या अपने बच्चे के लिए। तो इसलिए ये कैटेगरी बनाई गई है, और कैटेगरी जो बनाने का जो पर्पस है वो ये नहीं है कि हमारा बच्चा एक कैटेगरी में एक चीज में वो बाउंड हो गया है। वो कैटेगरीज ओवर टाइम चेंज हो सकती हैं इफ हम बच्चे को कोई अच्छा इंटरवेंशन प्लान हमने इसके लिए किया है और उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन या थेरेपीज मिल रही है, तो चांसेस जो है वो काफी बेटर रहते हैं। दूसरा जो है सोशल इंटरेक्शन के बाद तीसरी चीज आती है रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स उनके काफी रहते हैं, कि इसके अलावा रूटीन से अलग हट के काम करना, ट्रांजिशन के वक्त में प्रॉब्लम होना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम होना, या एक एक्टिविटी से दूसरा जो एक्टिविटी में जाना जो है वो उनके लिए काफी प्रॉब्लम, उनको एकदम से कोप करने में उसमें काफी डिफिकल्टी आती है। उनको प्लान करने में, काम को प्लानिंग जैसे हम करते हैं कि हम कौन सा काम हमें किस तरह से करना है, और एग्जीक्यूट करने में उनके एग्जीक्यूशन स्किल्स जो है वो वीक होती है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की जिसे हम कहते हैं। उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है अगर उन्हें कोई काम करना है, क्योंकि वो उसको प्लान नहीं कर पाते हैं, और उसको जो है ऑर्गेनाइज करना किसी भी काम को, किस तरह से उन्हें ऑर्गेनाइज वे में करना है, किस तरह से उन्हें प्लान करना है, इस चीज में काफी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये एक डिफिकल्टी भी रहती है माइल्ड ऑटिज्म अगर आपके बच्चे को है तो ये जो माइल्ड ऑटिज्म केसेस हैं इसमें जो चीज रहती है, हम
क्या आगे उनके लिए इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं, वो ये है कि हम इनके लिए जो है बिहेवियर थेरेपी वो प्लान कर सकते हैं, जिसमें बच्चे को सिखाया जाता है, उन्हें सोशल स्किल सिखाई जाती है, उनका कन्वर्सेशन डेवलप किया जाता है ताकि बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाए कि उसे सोशली कम्युनिकेट किस तरह से करना है। यह सिखाना उसको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक मेन चीज है जो उसको सपोर्ट की जरूरत काफी कम रहती है। उनकी नीड के अकॉर्डिंग अगर उन्हें थेरेपीज मिलती हैं तो बच्चे काफी हद तक सीख जाते हैं और वो कोप कर जाते हैं। कुछ बच्चे जो आते हैं मेरे पास और वो 2-3 साल में, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सिर्फ 1 साल में ही जो है वो उनका बेस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो नॉर्मल में कोप कर जाते हैं। तो इसलिए एक कैटेगरी में रखना कि हाँ, एक स्टिग्मा मान के चलना कि स्पेशल स्कूल जो है वहां पर हमें अपने बच्चे को नहीं भेजना क्योंकि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है। ये ज्यादातर होता है कि माइल्ड केस में ज्यादातर ये पेरेंट्स को ये रहता है कि हमें अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना, क्योंकि वहां पर एक स्टिग्मा है कि वहां पर एक लग जाएगा कि हमारा बच्चा स्पेशल है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि उनके बच्चे को उस वक्त इस चीज की, इस इंटरवेंशन की कितनी ज्यादा जरूरत है कि अगर वो नॉर्मल स्कूल में डाल रही है तो नॉर्मल स्कूल में डजंट नो कि उसको कैसे उसको टीच करना है। 40 बच्चों में या 30 बच्चों में आपका बच्चा जो है वो सीखने की, उसकी लर्निंग के चांसेस काफी कम रहते हैं और एक लर्निंग एज जब बच्चे की निकल जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है वापस उसे दोबारा उस चीज में लाना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपका बच्चा माइंड भी है तभी आप अवेयर हो इस चीज को लेकर और उसको उस एजुकेशन, उसको प्रॉपर इंटरवेंशन दे जो उसके लिए जरूरी है। सेकेंड चीज आती है मॉडरेट ऑटिज्म लेवल 2 जिसे हम कहते हैं। मॉडरेट ऑटिज्म में क्या रहता है? मॉडरेट ऑटिज्म में भी सिम्टम्स काफी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स थोड़े और ज्यादा ब्रॉड हो जाते हैं, रेंज बढ़ जाती है। इस तरह से बढ़ती है कि जब बच्चे इनमें जो है ये बच्चे ज्यादातर नॉन वर्बल रहते हैं, बोलते नहीं है। नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों स्किल्स ही लैक रहते हैं, एक्सप्रेस करना नहीं आता। इस वजह से जो है काफी प्रॉब्लम्स रहती है उनके साथ में। सोशली उनका इम्पेयर जो सोशल एरिया है वो भी ज्यादा इम्पेयर रहता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी नीड्स जो है वो भी कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से अगेन रिस्ट्रिक्टेड और बिहेवियर उनके रहते हैं। सेल्फ हेल्प स्किल्स अच्छे से वो नहीं कर पाते क्योंकि जो मोटर स्किल्स हैं उनमें प्रॉब्लम रहती है। उनके फाइन मोटर्स या ग्रॉस मोटर स्किल्स इतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं जितना एक नॉर्मल बच्चे में होती है। इस वजह से उन्हें काफी डिफिकल्टीज रहती हैं अपने डेली रूटीन के जो लाइफ स्किल्स हैं उनके, नॉर्मल कपड़े पहनना या शू लेसेस बांधना या इसके अलावा नहाना या जो भी डेली रूटीन के उसके काम है, डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं, वो खुद से कर नहीं पाते। इस वजह से वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। तो बहुत जरूरी है ऐसे बच्चों के लिए उनके साथ में उन्हें हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी जरूर करवाएं। कब रहती है? वो रहती है सोशली कनेक्टेड कब रहती हैं, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज रहती हैं। तो हम इन बच्चों को जो, अगर आपका बच्चा मॉडरेट है तो बहुत ज्यादा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज रहते हैं काफी हद तक, क्योंकि ये बच्चे जो हैं इनको तेज आवाज से या स्मेल या टच ऐसे कुछ इश्यूज रहते हैं या ब्राइट लाइट्स, ये काफी परेशान करती हैं, उनकी लर्निंग अफेक्ट होती है और वो इतने अच्छे से सीख नहीं पाते हैं जितने अच्छे से बाकी बच्चे सीखते हैं। कहते हैं कि चीजों को प्लान करना उन्हें नहीं आता है, किस तरह से उनको टास्क को अकम्प्लिश करना है, ये चीजों में काफी डिफिकल्टी रहती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन जो उनका वीक रहता है उसके लिए हम AAC या पैक्स जो है उसमें हम कर सकते हैं। अगर हमारा बच्चा वर्बल नहीं है इन केस तो हम उसे नॉन वर्बल तरीके में सिखाएंगे, नॉन वर्बल बेस में सिखाएंगे, चाहे वो साइन लैंग्वेज है, चाहे वो पैक्स है या फिर कोई और डिवाइस है। तो ये चीजें जो है बच्चे कम्युनिकेशन को डेवलप करती है, साथ साथ उनको एक्सप्रेस करना आता है जिसकी वजह से उनका इरिटेशन कम रहता है, उनकी लाइफ काफी इजी हो जाती है क्योंकि बच्चों की नीड रहती है, क्योंकि वो सोशली जो है काफी इम्पेयर्ड, उनका सोशल एरिया काफी इम्पेयर्ड रहता है। इस वजह से सोशल एजुकेशन देनी भी इतनी जरूरी है जितना कि OT या फिर सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देना। तो एक सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी जरूरी रहती है क्योंकि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जो है उनके सेंसेस के लिए काम करती है। जो अगर बच्चे को सेंसरी को इश्यूज हैं तो उसको किस तरह से उन्हें डील किया जाए, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के जो है उसको ऐड किया जाए। तो तीसरा लेवल रहता है वो है स्वीयर, जिसे हम कहते हैं स्वीयर केस। दिस इज द मोस्ट रेयर फॉर्म ऑफ ऑटिज्म, जिसमें बच्चे को जो है काफी ज्यादा लिमिटेशंस रहती है उसकी, चाहे वो सोशल है चाहे वो कम्युनिकेटिव है। कम्युनिकेशन में भी उसको लिमिटेशंस है काफी, क्योंकि वो किसी की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, कुछ एक्सप्रेस करने में भी उसको काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और इसके अलावा जो है उसको ट्रांजिशन में, रूटीन में और ये जो चीजें हैं सेंसरी इश्यूज उसको बहुत ज्यादा रहते हैं,
जिसकी वजह से उसके स्किल्स जो हैं, ग्रॉस मोटर फाइन मोटर स्किल्स जो हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए। उसके रिजिड बिहेवियर्स हैं और उसके फंक्शन एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स जो हैं वो काफ़ी वीक हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन बच्चों को जो है एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये बच्चे जो है सोसाइटी से काफ़ी दूर रहते हैं, कट ऑफ रहते हैं, इनके काफ़ी चैलेंजिंग बिहेवियर भी रहते हैं। इनफैक्ट मॉडरेट में भी हमें कई बार चैलेंजिंग बिहेवियर देखने को मिलते हैं, लेकिन थेरेपीज दी जाए, चाहे वो बिहेवियर थेरेपी है, चाहे वो फिर कम्युनिकेशन के लिए जो आप उसको थेरेपी दे रही हैं, उसको कम्युनिकेशन स्किल सिखा रही हैं, या उसके बिहेवियर पे वर्क कर रहे हैं, जो चैलेंजिंग बिहेवियर है उसके मॉडिफिकेशन पे वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा सेंसी इंटीग्रेशन इनपुट उनको मिलना, सेंसी इंटीग्रेशन थेरेपी जिसे हम कहते हैं, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब चीज़ें अगर उनको मिल रही हैं तो उनकी लाइफ को बेटर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हालांकि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी चाहिए होती है, जो बच्चे कई बार अपना काम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके कुछ अपने इश्यूज रहते हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं उनकी। तो हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर हमारा बच्चा स्वीयर कैटेगरी में डायग्नोज हुआ है, तभी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनको उनके हिसाब से इंटेंसिव थेरेपीज जो है वो प्रोवाइड करानी ज़रूरी है। और ये जो चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं आपको, ये आपको हेल्प करेंगे अपने बच्चे को बेटर जानने में, कि आप अपने बच्चे को अच्छे से जान पाएंगे कि उसकी क्या डिफिकल्टीज है, वो क्या चाहिए उसको, वो कौन सी थेरेपीज हैं जो उसके लिए ज़रूरी